अगला लिखो रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। क्या सेम है दोनों? अंग्रेजी में एक ही शब्द आता है, सरप्राइज। देखो, अगर हम इस रणथंभौर शब्द को मूल शब्द की ओर जाएंगे तो विद्यार्थियों एक शब्द आता है रंतैपुर, और रंतैपुर शब्द का शाब्दिक अर्थ यह है रण की घाटी में स्थित नगर। रणथंभौर के अगर हम मूल नाम की ओर जाएं तो मूल नाम आता है रण की घाटी में स्थित नगर। पीछे आगे देखो ना, अगर हम इसके अलावा एक शब्द और देखें तो एक शब्द आता है रण स्तंभपुर। कौन सा शब्द आता है? रण स्तंभपुर। रण स्तंभपुर अपने काम की चीज यहां से चालू होती है। विद्यार्थियों, जहां पर रणथंभौर दुर्ग स्थित है वहां पर दो पहाड़ियां स्थित है। एक जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है रण, और दूसरी जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है स्तंभ। रणथंभौर का किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है स्तंभ, और जिस पहाड़ी के निकट स्थित है वो पहाड़ी कौन सी है? रण। आगे चलकर विद्यार्थियों यहां पर एक नगर भी बस जाता है। इस वजह से ये पूरा अगर हम इसका समग्र रूप देखें तो क्या सामने आता है? रणस्तंभपुर। बात समझे? ये जो रणथंभौर का किला है, ये किला विद्यार्थियों कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से। अगर एग्जामिनर मान के चलिए आपसे कोई पूछे कि रणथंभौर का वास्तविक नाम है तो कौन सा है? रंतैपुर, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। अपने को नगर के बारे में पढ़ना नहीं, अपने को किसके बारे में पढ़ना है? दुर्ग के बारे में। अगर रणथंभौर नाम दुर्ग के नाम के एक नाम की ओर हम जाएं तो कौन सा नाम सामने आता है? रणस्तंभपुर। कितनी पहाड़ियां हैं? 2। एक पहाड़ी का नाम है रण और दूसरी का नाम स्तंभ। किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका क्या नाम है? स्तंभ। और इससे ठीक नीचे जो पहाड़ी है वो कौन सी है? रण। तो दोनों का नाम मिलकर क्या सामने आता है अपने सामने? रणस्तंभपुर। और ये जो किला है, ये किला विद्यार्थियों कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से। आगे हम बात करते हैं इस किले की स्थिति कहां है। आप समझिए ना, मान के चलिए ये आपका रणथंभौर का किला है। इधर एक शहर पड़ता है जिस शहर का नाम है दिल्ली। अगर आपको दिल्ली से एक जगह जाना है विद्यार्थियों, वो जगह आती है आपकी मेवाड़। और मेवाड़ के अलावा अगर आपको एक और जगह जाना है तो वो जगह कौन सी है? मालवा। आप तय मान के चलिए, जैसे उदाहरण के तौर पर आप यूं समझिए कि अपने गांव के आसपास से कोई हाईवे निकल रही है, ठीक है? हाईवे गांव के ठीक बीच से नहीं निकलेगी, गांव के साइड से होकर निकलेगी। अब वो जो गांव है उस मतलब जैसे एक तो अपना गांव है जो ठीक हाईवे से सटा हुआ है, एक हाईवे से थोड़ा दूर का गांव है। ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से गांव का है? जो हाईवे के ठीक सटा हुआ है। ये अगर आप उस समय की बात करें तो ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है। अगर रणथंभ दिल्ली के किसी मुगल बादशाह या मुगल सुल्तान को मेवाड़ को जीतना है या मालवा को जीतना है तो उसे सबसे पहले कौन से किले से होकर गुजरना पड़ेगा? अगर मैं एक शब्द में लिखूं यहां पर तो मैं ये लिख सकता हूं कि रणथंभौर के किले का सामरिक महत्व अपने आप में बाकी किलों से बढ़कर था। बात समझे भाई? अगर आपको मेवाड़ को जीतना है या मालवा को जीतना है तो कौन से किले से होकर जाना पड़ेगा? तो अब अगर मान के चलिए जैसे कोई भी राजा है, मैं एक और किले का रेफरेंस दूं आप लोगों को ना, बटनेर के किले पर राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। अब सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होने का कारण यह नहीं है कि वो राजस्थान के सबसे उत्तर में है। सर्वाधिक आक्रमण होने का वजह यह है कि वो एक ऐसे मार्ग पर स्थित है कि अगर कोई भी आक्रमणकारी उधर से निकलता तो उसका पहला टारगेट यही रहता कि वो उस किले को जीत कर आगे बढ़ता। बात समझे? अभी जैसे मान के चलिए मेरे को इधर से निकलना है, उस तरफ निकलना है, तो मैं बीच में मैं आप लोगों से मिलता जुलता ही आगे बढ़ सकता हूं। तो जितने भी सारे जो आक्रमणकारी आते थे उन आक्रमणकारियों का यही मतलब टारगेट रहा करता था कि जब वो दिल्ली से निकले तो ऐसा नहीं हो कि उन्हें दिल्ली वापस आने का रास्ता ही ना मिले। तो हम बात करें तो ये जो रणथंभौर का किला है इसका कैसा महत्व है? सामरिक महत्व। तो एक तो हो गया विद्यार्थियों ये मार्ग। दूसरी अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान में एक पर्वतमाला में स्थित है, और वो पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला।
इसी के ठीक पास में विद्यार्थियों हमें एक और पर्वतमाला मिलती है और वो कौन सी है? विंध्याचल। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का जहां संगम होता है, जिसमें इन पहाड़ियों में मुख्यतः हिस्सा कौन सी पर्वतमाला में आता है? अरावली। अगर आपके सामने दोनों आए तो आपको किस पर जाना है? अरावली। आगे अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों वर्तमान में ये राजस्थान के जिस जिले में स्थित है वो जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। अगर यहीं से आपको एग्जामिनर ज्योग्राफी और कल्चर के सापेक्ष एक प्रश्न पूछे कि किस राष्ट्रीय उद्यान में रणथंबोर का किला स्थित है, तो नो डाउट वो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बात क्लियर? तो हमने सबसे पहले बात की है इसके नाम को लेकर। रणथंबोर का वास्तविक नाम क्या है? रणतेपुर, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। लेकिन हमें बात करनी है दुर्ग के संदर्भ में। रणथंबोर दुर्ग का मूल नाम कौन सा मिलता है? रणस्तंभपुर। अर्थात कितनी पहाड़ियां हैं? 2। एक पहाड़ी का नाम, दूसरी का नाम, और यहीं पर एक क्या है? पुर। पुर अर्थात नगर। दुर्ग मूलतः जिस पहाड़ी पर स्थित है वो, जिसके पास स्थित है वो, तो दोनों का नाम मिलकर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कौन से सामरिक महत्व के मार्ग पर स्थित है? दिल्ली मेवाड़ और दिल्ली मालवा। जिस पर्वतमाला पर स्थित है वो, जिन 2 पर्वतमालाओं के संगम पर है वो, अरावली और विंध्याचल। वर्तमान में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? रणथंबोर में। अच्छा, जिले में कौन से में है? अगर हम बात करें इस किले के विद्यार्थियों जो आकृति है, वो आकृति किस जैसी है? अंडाकार। कैसी है? अंडाकार। अब बात करें इसकी श्रेणी की, ये पहाड़ियों पर भी स्थित है, इस वजह से कौन सी हो जाएगी? रणथंबोर में घने वन भी हैं, कौन सी हो जाएगी? जब गिरी और वन विद्यार्थियों दोनों हो तो कौन सी आती है? एरण। कौन सी आते हैं? एरण। आपके बोर्ड की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो किला है, ये किला विद्यार्थियों सैन्य दृष्टि से भी बड़ा मजबूत था। तो ये राजस्थान का वो किला है जो कितनी श्रेणियों का अनुसरण करता है? 3 का। पहली गिरी, दूसरी वन, तीसरी एरण। तीसरी कौन सी? एरण। और चौथी कौन सी? सैन्य। कितनी श्रेणियां होगी? 4। अगर चारों में से आपके सामने ऑप्शन में आए तो आपको किस पर जाना है? एरण पर। बाकी चारों श्रेणियां फॉलो करता है। ऐसा प्रश्न डिलीट ही होता है अधिकतर, है ना। ये तो हुआ इस किले का प्रारंभिक सा परिचय। कौन सी पहाड़ियां हैं, कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आकृति कौन सी है, कौन से जिले में है, किस राष्ट्रीय उद्यान में है, कौन सी कैटेगरी को फॉलो करता है, इसकी आकृति कैसी है ये, और पर्वतमाला कौन सी है, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं इस किले के निर्माताओं के संदर्भ में कि इसके निर्माता कौन थे। देखिए, निर्माताओं को लेकर अलग अलग मतांतर चलता है। मैं फिक्स एक बता देता हूं आपको। 8वीं सदी में इस किले का निर्माण अजमेर के एक चौहान राजा हुआ करते थे, और अजमेर के उस चौहान राजा का नाम था जयंत। क्या नाम था? जयंत। आपके बोर्ड की किताब में इतना लिखा हुआ है कि 8वीं सदी में चौहानों द्वारा बनवाया गया था, और वो चौहान कहाँ के थे? अजमेर के। अगर आपसे शासक का नाम भी पूछे तो कौन सा बताना है? जयंत। अब कई जगह आपको मिलेगा कि इसका निर्माण रणथान देव चौहान के द्वारा करवाया गया, कई बताएंगे आपको महेश ठाकुर के द्वारा करवाया गया। तो आपको इतने मतांतर में जाना नहीं है, सीधा सा एक ध्यान में रखना है कि निर्माण कौन सी सदी में हुआ? 8वीं सदी में। कहाँ के चौहानों ने? और वो चौहान कौन था? जैन चौहान। अब हम बात करते हैं इस किले के उपनामों को लेकर। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, पहला एक नाम आता है विद्यार्थियों इस किले का, और वो नाम आता है रणस्तंभपुर दुर्ग। कौन सा नाम आता है? रणस्तंभपुर दुर्ग। दूसरा अगर अपन बात करें, इसे विद्यार्थियों कहा जाता है चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। इसे क्या कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। इसके अलावा इसे कहा जाता है हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक। ठीक है। पहला इसका मूल नाम क्या देखने को मिलता है? रणस्तंभपुर। इसे चित्तौड़ दुर्ग का क्या कहते हैं? छोटा भाई। इसे कहते हैं हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक। ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व पर। ऐतिहासिक महत्व पढ़ने से पहले कुछ बातें आप लिख लो। लिखो, रणथंबोर दुर्ग।
सबसे पहले लिखिए स्थिति, स्थिति में लिखिए दिल्ली मेवाड़, दिल्ली मेवाड़, कोमा दिल्ली मालवा, दिल्ली मेवाड़, कोमा दिल्ली मालवा के सामरिक मार्ग पर, दिल्ली मेवाड़, कोमा दिल्ली मालवा के सामरिक मार्ग पर। सामरिक का मतलब समझते हो? जिसका सैन्य महत्व हो, जिसका कैसा महत्व हो? सैन्य। जैसे अभी अगर अपन बात करें, चित्तौड़ का किला एक सामरिक किला था, बात समझे? अरे जैसे किलों के पीछे भी कई सारे इंटेंशन रहते हैं। एक किला होता है जो मतलब इतिहास, जैसे मान के चलिए कला का प्रतीक होता है। कई ऐसे किले हैं जो मतलब अपने वास्तुकला के लिए फेमस हैं। कई ऐसे किले हैं जो अपने सामरिक महत्व के लिए फेमस हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप मान के चलिए कि भारत का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH48, NH48। और एक मान के चलिए अपने जैसलमेर बाड़मेर से इधर से कोई सा एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। अब दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों में से ज्यादा महत्व का मार्ग कौन सा है? NH48। कौन सा है? NH48। तो सामरिक महत्व का किला वो होता है जो किला सैन्य दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो। जैसे भी चित्तौड़ का किला है, ये रणथंबोर का किला है, एक आपका सिवाना का किला है। ये किले वो होते थे जिनको जीतने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। बात समझे? मान के चलिए मुगल बादशाह या सुल्तानों को अगर मेवाड़ तक पहुंचना है, मालवा तक पहुंचना है, तो पहले 3 बार कहां के शासकों के धोख लगानी पड़ेगी? रणथंबोर। अब धोख कोई लगाता नहीं, सीधा सा जीता ही जाता है। लिखिए, क्या लिखा आपने? दिल्ली मेवाड़, दिल्ली मालवा के सामरिक मार्ग पर। उससे नीचे लिखिए रण व स्तंभ पहाड़ियां, रण व स्तंभ पहाड़ियों पर, रण व स्तंभ पहाड़ियों पर। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दोनों पहाड़ियां ऑप्शन में दे, ठीक है, अलग अलग। लेकिन फिर भी आपने ये भी जान लिया है कि अगर रण और स्तंभ दोनों पहाड़ियां हैं तो इनमें से कौन सी पर है? स्तंभ पर। रण तो किले से नीचे स्थित पहाड़ी का नाम है। उसे नीचे लिखिए अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। उससे नीचे लिखिए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में। उससे नीचे लिखिए 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। उससे नीचे लिखिए वर्तमान सवाई माधोपुर में, वर्तमान सवाई माधोपुर में, ठीक है। आपसे भले मार्ग पूछे तो बता सकते हैं, आपसे अगर पर्वत पूछें तो बता सकते हैं, पहाड़ी पूछे तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर नेशनल पार्क के संदर्भ में बात करें तो आप बात कर सकते हैं, अगर जिले के संदर्भ में बात करें तो भी आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। नीचे लिखिए श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी में डैश लगाकर लिखना। गिरी +1 बराबर एरण, गिरी +1 ऐसा किला जो इन दोनों श्रेणियों को अनुसरण करता हो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? एरण। और इसके अलावा एक कॉमा लगाकर और लिख लो सैन्य, ठीक है। अगर आपके सामने चारों श्रेणियां ऑप्शन में आती हैं तो आपको किसको ध्यान में रखना है? एरण को, क्योंकि कक्षा 10 की किताब में इसको स्पष्ट तरीके से कौन सी कैटेगरी में दिखा रखा है? एरण में, ठीक है। उससे नीचे लिखिए आकृति, आकृति, और आकृति में लिखिए अंडाकार,
अंडाकार। स्टार लगा के लिखिए। रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग सामरिक महत्व का दुर्ग है। रणथंबोर दुर्ग सामरिक महत्व का दुर्ग है। ठीक है। नीचे लिखिए निर्माता, निर्माता, निर्माता में लिखिए 8वीं सदी में, 8वीं सदी में अजमेर के, 8वीं सदी में अजमेर के जयंत चौहान द्वारा, 8वीं सदी में अजमेर के जयंत चौहान द्वारा नीचे लिखिए उपनाम, उपनाम, उपनाम में लिखिए रण स्तंभपुर दुर्ग, रण स्तंभपुर दुर्ग। उससे नीचे लिखिए चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई, चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। उससे नीचे लिखिए हमीरदेव चौहान की, हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक, हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक। और चौथा और आखिरी नाम लिख लो दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज। इस नाम में आप मात खा सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा नाम आए तो अपने जहन में चित्तौड़ का किला आता है। अगला लिखिए ऐतिहासिक महत्व या ऐतिहासिक पक्ष, जो भी आपको ठीक लगे। देखो (1192) में विद्यार्थियों किला एक युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय मारा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मरने के साथ ही ये बात तय हो गई थी कि अब दिल्ली और अजमेर पर कोई हिंदू शासक शासन नहीं करेगा। अर्थात भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना हो जाती है। दिल्ली और अजमेर जो तात्कालिक समय के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, वो दोनों मोहम्मद गोरी के अधीन आ जाते हैं। मोहम्मद गोरी खुद निसंतान था, लेकिन वो अक्सर कहा करता था कि मेरे 1000 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 1000। जैसा आपके दिमाग में कुछ अगर उल्टा सीधा चल रहा है, वैसा कुछ नहीं है। वो 1000 गुलाम रखा करता था। अब गुलाम रखने का मतलब ये नहीं है कि जैसे अभी मान के चलिए कि आप अपने छोटे भाई बहन को पानी लाने के लिए, मान के चलिए कोई और काम करने के लिए बोलें, और वो तुरंत आपको बोल दे, बोला मैं तेरा नौकर नहीं हूं या मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। उस गुलाम के संदर्भ में नहीं है ना। गुलाम का मतलब क्या होता था कि पहले के समय ये जो मध्य एशिया वाला इलाका था, ये सूखा था भाई। यहाँ की काया पलट तो तब से हुई जब से यहाँ से ये मतलब गैस वगैरह या तेल वगैरह इनका उत्पादन होना चालू हुआ है। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी आजीविका उपार्जन हेतु परिवार की संख्या बढ़ाकर रखते थे। अभी मैं एक बात बताऊं आपको ना, मैं सीधा सा एक प्रश्न पूछूं आपसे कि ये जो अंग्रेज लोग थे, यूरोपीय लोग थे, भारत क्यों आए थे? अपने बचपन से यही पढ़ा है, व्यापार करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि ये व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, अगर हम ऐसा पढ़ते हैं तो हम गलत पढ़ते हैं। अब हम शुरू से एक ये पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की खोज किसने की, जबकि हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और हम भारत की खोज बताते हैं 1498 में। बात समझे?
तो होता क्या है कि जब मतलब यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार होने का एक मार्ग था, और वो जो मार्ग था वो स्थलीय मार्ग था, मतलब बाई लैंड, जमीन के माध्यम से एक दूसरे महाद्वीप में लोग आया जाया करते थे और दोनों के बीच व्यापार चलता था। और ये व्यापार जिस जगह से होता था, जो एक इनका मतलब अपन टोल टैक्स मान सकते हैं, जो इनका सेंटर हुआ करता था, वहां एक दुर्ग हुआ करता था जिसका नाम था कुस्तुनतूनिया। उसे कहा जाता था बर्जेंटाइल, आज के समय उसको कहते हैं इस्तांबुल। ठीक है, दो महाद्वीपों के बीच बसा हुआ शहर है जिसको हम 7 पहाड़ियों का शहर भी कहते हैं। 7 पहाड़ियों का किला रणथंबोर को कहा जाता है ना। अब होता क्या है कि 1453 में ये जो कुस्तुनतुनिया का दुर्ग था, इस दुर्ग पर तुर्क अधिकार कर लेते हैं, और तुर्क अधिकार करने के साथ ही जो ईसाई लोग थे, ईसाई लोगों को भयंकर तरीके से कूटा जाता और कूट काट कर जूते मारकर उनको वापस यूरोप की ओर फेंक दिया जाता। अब ईसाई लोग वापस अपने महाद्वीप में गए यूरोप में, क्योंकि क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो ज्यादातर कौन से महाद्वीप में है, यूरोप में। वहां जाकर उन लोगों ने आपस में बैठकर मंत्रणा की कि हम युद्ध हारे क्यों। तो उन लोगों ने कहा कि यार अपन ने बचपन से एक ही यही फॉर्मूला अपनाया है कि हम दो हमारे दो, या एक या नहीं हो तो भी चलेगा। और हमारे सामने जो लोग थे उनका सीधा सा एक फॉर्मूला था कि हम दो हमारे 8, 10, 12, 15 जितने भी हो मालिक की देन है, कोई परिवार नियोजन वाला सौदा है नहीं। तो फिर लास्ट में यूरोप में ईसाइयों ने बैठकर मंत्रणा की कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें खुद की संख्या बढ़ानी चाहिए। अब संख्या बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक, आप अपना उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ा दो कि सामला मतलब आपके टक्कर में ही ना आए, और दूसरा, अगर उत्पादन नहीं बढ़ाते हो तो आप जबरदस्ती मतलब उनको पकड़ पकड़ कर धर्म ग्रहण करवा दो, बोला तो हमारे धर्म में। तो फिर इन लोगों ने, विद्यार्थियों, यहां से अपना ये माइंडसेट डिसाइड किया कि हम लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और ये जितने भी लोग आए भारत में, जितने भी 5 जो कंपनी आई, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी आने का जो मोटो या उद्देश्य है वो यही था, ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। व्यापार तो उनका सेकेंडरी था। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं भारत क्यों आई, तो व्यापार उनका द्वितीयक उद्देश्य था, प्राथमिक उद्देश्य था धर्म का प्रचार प्रसार करना। बात समझे। अब होता क्या है कि ये जो त्राइन का दूसरा युद्ध है, त्राइन के दूसरे युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया था कि अपने यहां पर कोई हिंदू शासक नहीं रहेगा। तात्कालिक समय में अजमेर में 1-2 व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, विद्यार्थियों, गोविंदराज चौहान। कौन था? गोविंदराज चौहान। ये जो गोविंदराज चौहान है, ये गोविंदराज चौहान, विद्यार्थियों, कुतुबुद्दीन ऐबक से मिल लेता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलकर यह अजमेर छोड़कर वर्ष 1194 में एक जगह प्रस्थान कर जाता है, और वो जगह कौन सी है? रणथंबोर। और इसी रणथंबोर में ये गोविंदराज चौहान कौन से वंश की नींव रखता है? चौहान वंश की। तो अगर अपन सीधी सी एक बात रखें तो पहली बात ये आती है कि रणथंबोर का किला प्रारंभिक दृष्टि से अगर हम देखें तो किनके अधीन हुआ करता था? चौहानों के अधीन। आपको 2 चौहान राजा ध्यान में रखने हैं। एक तो कौन सा? जैन, जिसने इस किले का निर्माण करवाया, और दूसरा कौन सा? गोविंदराज चौहान, जिसने सबसे पहले यहां पर चौहान सत्ता की स्थापना की थी। क्लियर? आगे चलकर हम और बात करते हैं। गोविंदराज चौहान के और कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ दिन तो ठीक ठीक बनती है, उसके बाद में विद्यार्थियों यही कुतुबुद्दीन ऐबक इस किले पर सबसे पहली बार आक्रमण करता है। सेकंड ग्रेड में एक टॉपिक चलता है, सेकंड ग्रेड में भी एसएसटी में, है ना, सेकंड ग्रेड एसएसटी में राजस्थान का या राजपूत शासकों का दिल्ली सल्तनत के शासकों से संबंध पूछा जाता है, और वहां से हमेशा ऐसा प्रश्न आता है जो मतलब दिल्ली सल्तनत को भी कवर करें और इधर के अपने शासकों को भी कवर करें। एग्जामिनर का पता नहीं कब कौन बाबूलाल कटारा निकल जाए, कब कौन क्या नाम है, रामूराम राय का। हाँ, तो देखो एक चीज पहले आपको बताओ ना कि एक एक लोगों के गंदा निकलने से सारा समाज गंदा नहीं होता है, तो ये ध्यान रख लेना। ऐसा ही बेचारे जो इतने दिन मतलब गांव में उन्होंने घर के आगे थानादार की नेम प्लेट लगवा ली थी, अब गड़बड़ कर देगी शायद एक आध दिन में, मतलब सरकार कब घोषणा करे। मेरे गांव में भी हैं, मेरे भी स्टूडेंट लगे थे 3 इसमें, पूर्णतः ईमानदारी के साथ लगे हुए। ठीक है, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक विद्यार्थियों इस किले पर सबसे पहले आक्रमण करता है। उसके बाद में एक और आक्रमणकारी आता है जिसका क्या नाम है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका क्या नाम था? रजिया। क्या नाम था?
रजिया। यह रजिया प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का एक और शासक आता है जिसका क्या नाम था? बलबन। विद्यार्थियों, इन तीनों ही व्यक्तियों ने रणथंबोर के किले पर क्या किए थे? आक्रमण। इनमें कोई सफल रहा, कोई असफल रहा, ये सारा आप इतिहास में देखना। आगे चलकर एक और शासक आता है और उस शासक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। मेरा ऐसा मानना है कि 2014 में जब हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नकारा था तो उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य यह भी था कि मोदी जी उस समय जवानों जैसी बातें करते थे। ठीक है, एक के बदले 10 सिर लेकर आने जैसी बातें होती थी। और मनमोहन सिंह बेचारा मतलब शांति प्रिय आदमी था, अपने मतलब ठंडे दिमाग से काम करता, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जलालुद्दीन खिलजी विद्यार्थियों 72 वर्ष की उम्र में या 72 वर्ष की अवस्था में राजा बनता है, सुल्तान बनता है। अब सुल्तान बनने के बाद में होता क्या है कि पहले जो बड़ी रियासतें हुआ करती थी, जैसे मान के चलिए ये दिल्ली है और दिल्ली के अलावा ये आपकी एक छोटी रियासत है, कौन सी? रणथंबोर। तो छोटी रियासतों को बड़ी रियासत को एक कर देना पड़ता था और वो कर कौन सा था? राजकर। तात्कालिक समय में रणथंबोर का जो शासक है उसका नाम है हमीरदेव चौहान। क्या नाम था? हमीरदेव चौहान। और इधर दिल्ली का जो सुल्तान है उसका क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी पूरी तरीके से उदारवादी आदमी है, बात समझे। और हमीरदेव चौहान वो हैं जिसे इतिहास में कितने युद्धों का विजेता कहते हैं। इसने टोटल अपने कैरियर में युद्ध कितने लड़े? और ये हमीरदेव चौहान अगर इतिहास में प्रसिद्ध रहा तो किसके लिए? हट के लिए। राजस्थान का वह शासक जो सबसे जिद्दी था। ठीक है, हमीरदेव चौहान। अब जलालुद्दीन खिलजी लेटर भेज रहा है हमीरदेव चौहान को कि मेरे को समय पर क्या चाहिए? राजकर। हमीरदेव चौहान ने कहा कि अगर मैंने तेरे को राजकर दे दिए ना तो पहली बात तो मेरा चौहान होने का कोई मतलब ही नहीं। तो हमीरदेव चौहान ने इस जलालुद्दीन खिलजी को 1 रुपया राजकर का नहीं भेजा। दूसरी बात, ये नया नया सुल्तान बना था तो कहीं ना कहीं जहन में एक चीज और चल रही थी, क्या? सत्ता या साम्राज्य का विस्तार। होता यूं है कि हमीरदेव चौहान पर यह जलालुद्दीन खिलजी वर्ष 1290-91 में अटैक कर देता है। ठीक है, रणथंबोर दुर्ग में जाने से पहले आपको एक छोटे किले पर और जाना पड़ता है और रणथंबोर के किले से पहले एक छोटा किला आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जैन का किला। और इस जैन के किले को हम कहते हैं रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। ठीक ऐसे ही जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा है? सिवाना का किला। हमने एक बात की थी जीव रक्षा के बारे में, जीव रक्षा पढ़ा था हमने कि दुर्ग पर जाने से पहले एक छोटी सैनिक छावनी हुआ करती थी जिसको हमने क्या नाम दिया? जीव रक्षा। अब होता क्या है कि ये जो जैन का किला है, इस जैन के किले पर जलालुद्दीन खिलजी अधिकार करता है। इधर हमीरदेव चौहान का एक सेनापति मारा जाता है जिसका क्या नाम था? गुरुदास सैनी। हमीरदेव चौहान जलालुद्दीन खिलजी आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर रणथंबोर के किले को चारों ओर से घेर लेता है। बताया जाता है कि यह लगभग 8 माह तक यहाँ पर घेरे पड़ा रहा। 8 माह तक हमीरदेव चौहान बाहर निकला नहीं। इसी दौरान बरसात का समय आ जाता है। बरसात का समय आने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी अपने एक मंत्री से पूछता है कि यार अब वापस चले दिल्ली, इधर तो कुछ होना जाना है नहीं। उसने कहा, बोला यार तू शर्म कर थोड़ी बहुत, सुल्तान है, जनता को जाकर क्या जवाब देगा कि मैं वहां पर 8 महीने कौन से मतलब वहां दाल पकौड़े खाने के लिए बैठा था। लास्ट में जलालुद्दीन खिलजी वही बात रिपीट करता है जो हम बचपन से पढ़ते हैं, अंगूर खट्टे हैं। इसने कहा कि मैं रणथंबोर जैसे कई दुर्ग, हालांकि हमने कितना पढ़ा है? 10। हमने क्या पढ़ा है? 10। अभी जैसे पढ़ने को आप गाइडों में यही लिखा मिलता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुस्लिम की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। यह कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने एडजेक्ट ऐसा कहा होगा कि मैं ऐसे कई दुर्गों को मुस्लिम के एक बाल के बराबर नहीं समझता। बात समझे? आपने को कुल मिलाकर ये जो सारा मामला देखा है, इसके पीछे सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि रणथंबोर दुर्ग पर असफल आक्रमण करने वाला खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान था? जलालुद्दीन खिलजी। और इसने कहा कि मैं ऐसे कई दुर्गों को मुस्लिम के बाल के बराबर नहीं समझता। मुस्लिम का एक बाल क्या है? महंगा। और ऐसे कई किले क्या हैं? सस्ते। अब जब ये ऐसे बहकी बहकी बातें करने लग गया तो इसी का भतीजा 1296 ईस्वी में इसको कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर जलालुद्दीन खिलजी को मार गिराता है। और अगला दिल्ली का जो सुल्तान बनता है उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें अपन, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ताकतवर सुल्तान हुआ था। कैसे? अच्छा, सपने बड़े लेकर चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? अरे चलने चाहिए या नहीं? तो फिर लेवल फर्स्ट में क्यों बैठे हो? अच्छा, कांस्टेबल वगैरह इनको देखते ये बहुत बड़ा है ना? क्या? अच्छा, ये शुरुआत है भी यूं, उसके बाद में डायरेक्ट आगे प्रोफेसर तक का मामला है ना? चलो गुड। पहले मैं भी ऐसे ही देखता था। जब मैंने 2016 में मतलब पहली बार आरएस मेंस लिखा था ना, तो उस टाइम मैंने यूं सोचा था कि अब वो एसडीएम वाली गाड़ी, वो उस टाइम लाल बत्ती चलती थी, मैंने कहा वो जल्द कब घर के बाहर आकर खड़ी हो जाए, ड्राइवर आएगा, उतरेगा, गेट खोलेगा। आज तक मैं खुद ही गेट खोल रहा हूं। और अगर आप भी, मैं एक चीज बता दूं ना, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं ना, बाकी ऐसे यूं मतलब सोचना मत, ऐसे ज्यादा चीज है ना कि ऐसी 2-3 मंजिला मतलब मेरा मकान होगा, फॉर्चूनर गाड़ी होगी, मैं जाऊंगा वहां पर सारे लोग हैं साब साब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मास्टर के वैसे भी आपको पता है वो भले बेचारा अपने घर के प्रोग्राम में 10 लाख रुपए लगा दे, लेकिन फिर भी उसको बोलेंगे यूं कि कंजूसी। बाकी ऐसा मान के चलिए कि मैं यूं मान के चलता हूं कि भारत की जो जिम्मेदारी है ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही लोगों के हाथ में। विदेशों में क्या होता है? विदेशों में ऐसा ही होता है, वहां पर कॉलेज के जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनका वेतन बहुत कम होता है, और जो मतलब प्राइमरी एजुकेशन के जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनका खूब पैसा होता है। बात आते हैं मुद्दे पर। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन से 2 सपने थे। पहला, विश्व विजेता बनना, यह खुद की तुलना लेकर चलता था सिकंदर से। और दूसरा इसका सपना था खुद का नया धर्म स्थापित करना। हमेशा आपकी औकात भले आपके घर वाले जाने या ना जाने, लेकिन आपका दोस्त बहुत बेहतर तरीके से जानता है। बात समझे? इसका एक फ्रेंड था, ठीक है, उसका नाम था अत्ता उल मुल्क। अत्ता उल मुल्क ने, एक ही नाम है, ध्यान रखना, पहली बात है ना। अत्ता उल मुल्क ने इसको साइड में बिठाया और साइड में बिठाकर कहा जो सत्ता मिली है उसको ढंग से चला, फालतू के ऐसे ख्याली पुलाव पकाए ना तो ये जो है वो और चली जाएगी। इधर बैठ जाओ, जगह है, उधर खिसक जाओ थोड़ा, इधर आ जाओ आगे, ठीक है। अब होता क्या है कि 12, वो बैठ जाएंगे, आप इधर देखो ना। होता क्या है कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को निपटा दिया, और जलालुद्दीन खिलजी को निपटाने के साथ ही दिल्ली के सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। और अब दिल्ली पर साम्राज्य स्थापित कैसे हो? इसी समय क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी ने, देवगिरी के राजा रामचंद्र यादव से खूब पैसा लूटा था, सोना चांदी। उस सोने चांदी को दिल्ली की जनता में बंटवा दिया जाता है। दिल्ली की जनता वो एक तरीके से मतलब फर्जी धन मान कर चलिए आप उसको, मतलब प्राप्त करके दिल्ली की जनता शाही दावत, अपने वाली भाषा में कहें तो पार्टियों में मशगूल हो गई थी। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी आकर बैठ जाता है। अब सत्ता चलाने के लिए पैसा चाहिए, अलाउद्दीन के पास पैसा है नहीं। तो अलाउद्दीन विद्यार्थियों क्या करता है, अपने 4 खान को तैयार करता है। अलाउद्दीन की सेना के 4 पिलर थे, उलुग खां, नुसरत खां, अल्प खां और जफर खां। ये 4 उसके खान थे जिनके दम पर अलाउद्दीन खिलजी डांस किया करता था। और अलाउद्दीन तो क्या डांस करता था, जहां जाता था उन शासकों को करवाता था। अभी अपन करके एक एक करके देखेंगे। अब होता क्या है कि इन 4 खान को तैयार करके नुसरत खां को जिम्मेदारी देकर अलाउद्दीन खिलजी 1298-99 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को जीतने का मामला सेट कर लेता है। अब यहां से 4-5 बातें निकल कर आती है, वो सारी आप इतिहास में जानना। ये वहां जाता है, गुजरात में जाकर अटैक करता है, सोमनाथ मंदिर को लूटता है। वापस आते समय जालोर के निकट एक गांव पड़ता है, उस गांव में इसकी सेना में आपसी फूट हो जाती है। और इसकी सेना के कुछ मंगोल सेनापति थे, मंगोल जिन्हें हम नवीन मुस्लिम भी कहते हैं, आप कभी सल्तनत काल का इतिहास पढ़ोगे तो जानोगे। कुछ मंगोल सेनापति थे जिन्होंने धन के बंटवारे को लेकर यहां पर बगावत कर दी, और उन्होंने अलाउद्दीन की सेना से आधे से ज्यादा धन लूटकर हमीरदेव चौहान के पास आकर बैठ गए। कुछ ग्रंथ ऐसे बताते हैं कि अलाउद्दीन का एक मंगोल सेनापति था जिसका नाम था मुहम्मद शाह, और अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना बेगम। क्या नाम था? चिमना बेगम। अलाउद्दीन सैन्य अभियानों पर बिजी रहता था, पीछे उसके सेनापति भी बिजी रहते थे, लेकिन मोहम्मद शाह निठल्ला रहता था। खाली दिमाग किसका घर होता है?
शैतान का। जैसे अभी मैं आपको कुछ ना कुछ लिखवाता तो ये बातें जहन में नहीं आती जो अभी आ रही है। आप जो सोच रहे हैं वही मैं सोच रहा हूं, और जो मैं सोच रहा हूं वही आप सोच रहे हो। मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्यार हमेशा प्राइवेसी मांगता है। मोहम्मद शाह ने और चिमना ने डिसाइड किया कि अपने प्यार का जो कांटा है अलाउद्दीन खिलजी, इसको साइड में निपटाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे खास बात थी उसकी गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, वो इतने खतरनाक स्ट्रॉन्ग थे बलबन और अलाउद्दीन की, कि उनके सत्ता की मूल धुरी वही थी। अलाउद्दीन को पता चला कि एक दो दिन में अखबार में एक खबर आने वाली है कि पत्नी ने प्रेमी सहित मिलकर की पति की हत्या। अलाउद्दीन चाहता नहीं था कि मेरी अखबार में ऐसी न्यूज बने, तो अलाउद्दीन ने क्या किया, मोहम्मद शाह और चिमना को निपटाने का सोच लिया। इस बात का पता चल गया चिमना को। चिमना तुरंत मार्केट जाती और मार्केट जाकर 9 नंबर के जूते लेकर आती, स्पोर्ट्स शूज, और लाकर मोहम्मद शाह को देते, बोला ये पहन और जितना जल्दी भाग सकता है उतना भाग ले। मोहम्मद शाह ने कहा ना, प्यार किया तो हम तो डूबेंगे सनम। अरे मुझे नहीं। ठीक है, मोहम्मद शाह कहता है अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो बताया जाता है कि ये दोनों यहां से भागते हैं, और भागने के बाद में भले कारण जो भी रहा हो, इनको विद्यार्थियों शरण दे देता है कौन, हमीरदेव चौहान। ये जब दिल्ली से भाग रहे थे, बीच रास्ते हमीरदेव चौहान मिलता है, और हमीरदेव चौहान इनको मिलकर कहता है कि मोहम्मद शाह ऐसे सांस क्यों फूल रखी है तेरी, कि यार भाई मैंने काम गड़बड़ कर दिया। कि क्या कर दिया? कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम को लेकर भागा हूं। ये इतिहास में ठीक उसी तरीके से बताया जाता है जैसे किसी मकान मालकिन के साथ कोई किराएदार भाग गया हो। हमीरदेव चौहान ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपने महल में या अपने दुर्ग में काफी सारे महल खाली पड़े हैं, एक महल तुम्हें दे दिया जाएगा। ठीक है, पीछे से अलाउद्दीन खिलजी का हमीरदेव चौहान के पास फोन आता है कि मेरे जो 2 शरणार्थी तेरे पास बैठे हैं, ठीक है, 2 विद्रोही, उन दोनों को वापस लौटा दे। हमीरदेव चौहान ने सिर्फ 2 बातें बोली, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। के शेरनी जितने शावकों को जन्म देती है उनमें राजा एक ही बनता है। सतपुरुष वचन, महापुरुषों के मुखमंडल से जो मूल वचन होते हैं वो एक ही बार निकलते हैं। केले का पौधा जीवन में एक ही बार फल देता है, और जो तिरिया नवविवाहिता होती है उसके तेल बान एक ही बार होते हैं। जीवन में, या मान के चलिए सांसारिक दृष्टि से, अगर ये सारे काम एक बार होते हैं, तो हमीरदेव चौहान ने अगर एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर ये वो सलमान खान वाला डायलॉग है, ये भी अपने आप के नहीं सुनने वाला। इधर से अलाउद्दीन खिलजी विद्यार्थियों अपनी सेना लेकर हमीरदेव चौहान पर अटैक करता है। 2 सेनापतियों को भेजता है। एक सेनापति का नाम था उलुग खां और दूसरे का क्या नाम था, नुसरत खां। हमीरदेव चौहान अपने किले में सुरक्षित बैठा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी काफी दिनों तक बैठा रहता है। इसे बैठे रहने के दौरान बताया जाता है कि एक बार दुर्ग के भीतर से कोई पत्थर फेंके गए थे, और इन पत्थर फेंकने के दौरान ये नुसरत खां मारा जाता है। उलुग खां हाथों हाथ अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का मैसेज देता है। अलाउद्दीन विद्यार्थियों रणथंबोर पहुंचता है। इधर हमीरदेव चौहान ने भी देखा कि यार काफी दिन दुर्ग के अंदर बैठे हो गए, ऐसे कितने दिन बैठे रहेंगे। इसने अपने 2 मंत्रियों को भेजा। एक मंत्री का नाम था रणमल और दूसरे का क्या नाम था, रतेपाल। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे खास बात यही थी। ठीक है, मैं लड़कियों को बता रहा हूं ना, अगर आप मान के चलिए कि अभी पद्मिनी वाला जो घटनाक्रम है उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात आती है। एक दूसरी रानी थी नागमती। आपने कभी किसी लड़के से यूं सुना है मतलब कि मैं इतना सुंदर हूं क्या करूं? लड़का कभी नहीं कहता, उसको खुद की हकीकत का पता होता है। इधर क्या रहता है कि ये जो रणमल और रतिपाल है, जैसे अलाउद्दीन के दरबार में अलाउद्दीन ने जो डेरा लगा रखा था उसमें पहुंचे। इसमें पहुंचते ही अलाउद्दीन खिलजी रणमल को कहता है कि हमीरदेव चौहान तुम्हारा मेरे डेरे में स्वागत है। रणमल ने कहा हमीरदेव चौहान महल के अंदर है, मैं तो उनका मंत्री हूं। कि यार तुम्हारे मतलब ड्रेस कोड, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना और बात करने का जो तरीका है वो मुझे एक राजा जैसा लगता है। रणमल ने कहा सच्ची? अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है? ठीक है, लास्ट में ये जो अलाउद्दीन खिलजी इसको अपने झांसे में ले लेता और इसको कह देता है कि मैं क्या बना दूंगा तुमको, राजा। रणमल और रतिपाल दोनों ये बिक जाते हैं। एक विद्यार्थियों और मंत्री जो अन्न भंडार का रक्षक था जिसका क्या नाम था, सुरजन शाह, ये तीनों विश्वासघात करते हैं। 11 जुलाई 1301 को
कब? 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर के किले में इन दोनों के विश्वासघात के कारण क्या गठित होता है? साका। विद्यार्थियों, केसरिया तो होता है किसके नेतृत्व में? और हमीरदेव चौहान की रानी थी जिसका क्या नाम था? रंगदेवी। और जो पुत्री थी उस पुत्री का क्या नाम था? देवलदे। क्या नाम था? देवलदे। इन दोनों ने जो जौहर किया विद्यार्थियों, वो जौहर कौन सा था? अगर हम इस साके के बारे में बात करें तो ये राजस्थान का पहला साका। इसके अलावा राजस्थान का एकमात्र कैसा जौहर? जल जौहर। एकमात्र कैसा जौहर? जल जौहर। अगर हम बात करें 11 जुलाई के दिन विद्यार्थियों हम कौन सा दिवस मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। और 12 जुलाई के दिन हम एक और दिवस मनाते हैं और वो दिवस आता है मलाला यूसुफजई दिवस। ये कौन थे रही? मलाला यूसुफ। लड़कियां तो जानती होंगी शायद, जानते हो इसको? मलाला यूसुफजई कौन थे? पाकिस्तान की है और सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। इस लड़के ने आतंकवादियों के खिलाफ इस बात को लेकर बगावत की थी, महिला शिक्षा पर इन्होंने बैन लगाया था, तो ये स्कूल जाने से नहीं रुकी थी। लास्ट में इसको मारने के खूब प्रयास किए गए थे, फिर इसके बाद में इसको यूके में शरण दी गई थी। तो अगर वैश्विक संदर्भ में हम बात करें तो ये सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके विद्यार्थियों रणथंबोर का क्या गठित होता है? साका। अपने लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न और निकल कर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का जो प्रशासक है वो प्रशासक किसको बनाया था? उलुग खां को। किसको बनाया था? उलुग खां को। और इस अभियान के दौरान मारा कौन गया था? नुसरत खां। फिर आगे देखिए, आगे चलकर हम बात करें विद्यार्थियों, एक शासक आता है जिस शासक का क्या नाम था? राणा सांगा। राणा सांगा ने अपनी एक रानी को यह किला दे दिया था, किसको? कर्मावती को। कर्मावती ने आगे चलकर गुजरात के एक आक्रमणकारी को यह किला दे दिया था, किसको? बहादुर शाह को। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े, आगे चलकर इस किले पर एक और आक्रांता आता है जिसका क्या नाम था? और शेर शाह सूरी ने विद्यार्थियों इस किले का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? आदिल खां को। किसको? आदिल खां को। इसी किले में विद्यार्थियों एक मुगल बादशाह और आता और उस मुगल बादशाह का क्या नाम था? अकबर ने वर्ष 1569 में बूंदी के एक शासक थे जिनका क्या नाम था? सुरजनहाड़ा। इस सुरजनहाड़ा को इसी किले में बिठाकर क्या स्वीकार करवाई थी? अधीनता। उसके बाद में आगे अपन और बात कर लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां के काल में इस किले का प्रशासक एक दूसरे सामंत को बनाया जाता है और उस सामंत का क्या नाम था? विठलदास गौड़। आगे चलकर विद्यार्थियों ये जो किला है जयपुर के बीच और कोटा के बीच, और जयपुर के अलावा अगर हम और बात करें, ये इतिहास में पढ़ लोगे आप, है ना, जयपुर और मराठों के बीच ये जो किला है ये किला संघर्ष का कारण रहा था। ठीक है, एक बार लिखो इसको, ऐतिहासिक पक्ष को। लिखिए ऐतिहासिक पक्ष। ऐतिहासिक पक्ष में लिखो, लिखने में थोड़ी फुर्ती रखना भाई। ऐतिहासिक पक्ष में लिखो 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में हमीरदेव चौहान द्वारा, सॉरी गोविंदराज चौहान द्वारा, गोविंदराज चौहान द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई। नीचे लिखिए प्रमुख आक्रमणकारी। प्रमुख आक्रमणकारी, आक्रमणकारियों में लिखिए नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। नंबर 3 रजिया। रजिया। नंबर 4 बलबन। बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। मैं ऐसे, ये कथन मेरा नहीं है ना अपने पास ऐसा किला है,
मैं ऐसे कई दुर्गों को, मैं ऐसे कई दुर्गों को मुस्लिम के बाल बराबर, मुस्लिम के बाल बराबर नहीं समझता। इन्वर्टेड कोमा बंद, डैश लगाकर लिखिए। जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने असफल होने पर कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने असफल होने पर कहा। ठीक है, उससे नीचे लिखिए। रणथंबोर का प्रथम साका, रणथंबोर का प्रथम साका। एरो बनाकर लिखिए 11 जुलाई 1301। लिखिए आक्रमणकारी 11 जुलाई 1301। आक्रमणकारी डैश लगाकर लिखिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नीचे लिखिए केसरिया, केसरिया, केसरिया में डैश लगाकर लिखिए हमीर देव चौहान के नेतृत्व में, हमीर देव चौहान के नेतृत्व में। नीचे लिखिए जौहर, जौहर के कोष्टक में जल जरूर लिख लेना। डैश लगाकर लिखिए रानी रंग देवी, रानी रंग देवी व राजकुमारी देवल दे, रानी रंग देवी व राजकुमारी देवल दे, रानी रंग देवी व राजकुमारी देवल दे द्वारा पदमला तालाब में, पदमला तालाब में। ठीक है, उससे नीचे लिखिए विशेष, विशेष में लिखिए राजस्थान का प्रथम साका। विशेष और विशेष में डैश लगाकर लिखिए राजस्थान का प्रथम साका। उससे नीचे लिखिए विशेष में लिखना है कंटिन्यू दूसरा एरो बनाकर एकमात्र जल जौहर, एकमात्र जल जौहर। उससे नीचे लिखिए एके का सेनापति, एके आप तो समझ जाओगे ना, एके का सेनापति नुसरत खां मारा गया, एके का सेनापति नुसरत खां मारा गया। इसी विशेष में चौथा एरो बनाकर लिखना एके द्वारा, एके द्वारा उलुग खां को, एके द्वारा उलुग खां को प्रशासक नियुक्त किया गया, एके द्वारा उलुग खां को प्रशासक नियुक्त किया गया। ठीक है, ये विशेष की बातें कंप्लीट है। अगला स्टार लगाकर लिखिए राणा सांगा ने, राणा सांगा ने रानी कर्मावती को
राणा सांगा ने रानी कर्मावती को यह दुर्ग दे दिया था, यह दुर्ग दे दिया था। नीचे लिखिए, रानी कर्मावती ने यह दुर्ग, रानी कर्मावती ने यह दुर्ग बहादुर शाह है, रानी कर्मावती ने यह दुर्ग बहादुर शाह है, कोष्टक में लिख लेना गुजरात, को दे दिया था, को दे दिया था। फटाफट लिखो भाई, देखे थोड़ा लिखो। शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने आदिल खां को, शेरशाह सूरी ने आदिल खां को यहां का प्रशासक बनाया, शेरशाह सूरी ने आदिल खां को यहां का प्रशासक बनाया। ठीक है, उससे नीचे लिखिए, बूंदी शासक सुरजनहाड़ा ने, बूंदी शासक सुरजनहाड़ा ने 1569 1569, बूंदी शासक सुरजनहाड़ा ने 1569 में इसी दुर्ग में बूंदी शासक सुरजनहाड़ा ने 1569 ईस्वी में इसी दुर्ग में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उससे आगे लिखिए, शाहजहां ने विठलदास गोड को, शाहजहां ने विठलदास गोड को यहां का प्रशासक बनाया, शाहजहां ने विठलदास गोड को यहां का प्रशासक बनाया। अगला लिखिए, कालांतर में यह दुर्ग, कालांतर में यह दुर्ग जयपुर मराठों, जयपुर कोमा मराठों कोमा कोटा के शासकों के मध्य, कोमा कोटा के शासकों के मध्य, कालांतर में यह दुर्ग जयपुर मराठों कोमा कोटा के शासकों के मध्य संघर्ष का कारण रहा, संघर्ष का कारण रहा। आज की क्लास में इतना बहुत है, बाकी बातें कल।